हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स और लगातार जारी है, जैसा कि आप जानते हैं, महिला पर्यवेक्षक की क्लासेस। और इस क्लास में आज हम जो बातें करने वाले हैं वो है छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना या निवारण अधिनियम 2005। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना एवं निवारण अधिनियम 2005, जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए, इसके पहले दहेज प्रतिषेध अधिनियम पढ़े थे, उसके पहले बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम पढ़े हैं। ठीक है, अब टोनही प्रताड़ना अधिनियम पढ़ेंगे और उसके बाद बाल श्रमिक जो है प्रति अधिनियम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे टोनही प्रताड़ना अधिनियम। छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना एवं निवारण अधिनियम 2005, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। चलिए कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इनका परिचय देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य टोनही प्रताड़ना अधिनियम एवं निवारण का परिचय देख लेते हैं। सबसे पहले यदि हम बातें करें तो इसका उद्देश्य क्या है भाई? उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो उद्देश्य साफ साफ है कि टोनही प्रताड़ना को क्या करना है? का निवारण करना है, उसको रोकना है। इस अधिनियम जो लाया गया है उसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य मैंने क्या कहा? टोनही प्रताड़ना का निवारण, या बोल सकते हैं या इसको रोकना, इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य। चलिए, पहली बातें। दूसरी बातें, इसके संबंध में अगर दूसरी बातें करें तो ये राज्यपाल की स्वीकृति मिली थी। राज्यपाल की स्वीकृति। ठीक है, कब मिली थी भाई? देखिए, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है तो आप जानते हैं जो है यहाँ पर विधानमंडल होते हैं। छत्तीसगढ़ में या राज्य में क्या होते हैं? विधानमंडल होते हैं। और विधानमंडलों में पारित होने के बाद राज्यपाल क्या करता है? अपनी स्वीकृति प्रदान करता है, साइन करता है। ठीक है, जैसे वहाँ अधिनियम जो हम देखे थे केंद्र स्तर पर, ठीक है, तो दो सदनों के मध्य ये जब पारित हो जाता है, लोकसभा राज्यसभा, तो उसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है और राष्ट्रपति की स्वीकृति कहने को मतलब वो साइन करता है, उस दिन से वो एक्ट बन जाता है। तो उसी प्रकार हर राज्य में क्या होता है? राज्यपाल होते हैं, ये आप जानते हैं, और राज्यपाल की स्वीकृति पर ये क्या हो जाएगा? ये अधिनियम बन जाएगा। तो राज्यपाल की स्वीकृति हुई थी, याद रखेंगे, 26 सितंबर सन 2005 को, और जस्ट उसके जो है 4 दिन बाद संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू कर दिया गया था। संपूर्ण छत्तीसगढ़ में क्या हो गया भाई? लागू हो गया। और ये लागू होने का डेट क्या है? 30 सितंबर 2005। ठीक है, 30 सितंबर 2005। और इसमें जो कुल धाराएं हैं,
कुल धाराओं की संख्या कितनी है भाई? कुल धाराओं की संख्या है 16। कुल कितनी धाराएं हैं? 16 धाराएं हैं। तो देखिए जैसे कि मैंने क्या कहा, ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 है। चलिए पहली बात। अब देखिए यहाँ पर मैंने जो कहा, राज्यपाल की स्वीकृति मिली थी कब? 26 सितंबर, ठीक है, 26/9/2005 को। और ये प्रकाशित, ये कहने का मतलब है लागू हो गया था। कब लागू हो गया था? 2 डेट याद रखिए, 30 सितंबर 2005 को। तो ये राजपत्र में प्रकाशित हो गया था, ठीक है। चलिए, तो ये लिखा हुआ भाई देख सकते हैं, और इसी को हमें पढ़ना है। अब देखते हैं, जैसे कि मैंने कहा इसकी जो है धारा कितनी है? धारा 16 है। टोटल धाराओं की संख्या 16 है, और उन्हीं 16 धाराओं को हम क्या करेंगे? आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये तो क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन बोल सकते हैं, यहाँ से हो सकता है परिचय से, पूरा नाम क्या है, ठीक है, उद्देश्य क्या है, टोनही प्रताड़ना का निवारण या रोकना, राज्यपाल की स्वीकृति 26 सितंबर 2005, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू हुआ था, कब हुआ था, कुल धारा कितनी है, ये क्या है, इसको आप याद रखेंगे। अब एक एक करके हम बात करते हैं धाराओं की, ठीक है। कुल धाराओं की संख्या कितनी है? 16 है। तो धाराएं, जिसकी संख्या कितनी है? 16 है, और वो धाराएं हम क्या करेंगे? देखेंगे। चलिए, तो एक एक करके हम बात करते हैं। धारा नंबर फर्स्ट, पहला धारा। और धारा नंबर फर्स्ट क्या बोलता है? जैसे कि आप जानते हैं, धारा नंबर फर्स्ट क्या है? संक्षिप्त नाम क्या है भाई? संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। हमेशा मैं ये बोल रहा हूँ, जितने भी अधिनियम आप देखेंगे, पहले और दूसरे धाराएं हमेशा वही रहती है। कहने का मतलब है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, और दूसरा धारा हमेशा परिभाषा होता है, याद रखिए। तो संक्षिप्त नाम क्या है भाई? संक्षिप्त नाम आप जानते हैं क्या है? छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005, कि इसका क्या है भाई? पूरा नाम है। विस्तार आप जानते हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, विस्तार कहाँ से कहाँ तक, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, छत्तीसगढ़ में ये हुआ तो पूरे छत्तीसगढ़ में, ये भारत का होता तो पूरे भारत में होता, ठीक है। संसद से पारित होता, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती तो पूरे भारत में होता। तो पूरे छत्तीसगढ़ में क्या है? विस्तार है, याद रखेंगे। और प्रारंभ कब कर दिया गया था? तो प्रारंभ क्या है? राज्यपाल की स्वीकृति के बाद, राज्यपाल की स्वीकृति के बाद क्या हुआ था? प्रारंभ हो गया था। चलिए, तो राज्यपाल की स्वीकृति मिली थी कब? 26 सितंबर को, ठीक है। और पूरी तरह से लागू हो गया था 30 सितंबर को, ठीक है। पूरी तरह से क्या हो गया था? लागू हो गया था, ठीक है। और इस दिन की स्वीकृति मिली थी, ये आप याद रखेंगे। तो संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। पहले धारा में ये धारा नंबर फर्स्ट है, और धारा नंबर फर्स्ट में इनका संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ को बताया गया है। संक्षिप्त नाम क्या है? इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना अधिनियम 2005 संपूर्ण छत्तीसगढ़ में होगा, और राजपत्र में प्रकाशन की तिथि पर, ठीक है, जब राजपत्र में प्रकाशित हुआ। तो
तो ये 3 चीज़ें आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है, इनके संबंध में। चलिए धारा नंबर सेकेंड, धारा नंबर सेकेंड, और धारा नंबर सेकेंड क्या हुआ है, परिभाषा, ठीक है। धारा नंबर सेकेंड में क्या बताया गया है, परिभाषाएं, परिभाषाएं, ठीक है। परिभाषा में अगर याद रखें तो कितने परिभाषा है, 5 परिभाषा है। धारा 2 का 1, धारा 2 का 2, धारा 2 का 3, धारा 2 का 4, धारा 2 का 5, ठीक है। कितनी परिभाषा भाई, 5 परिभाषा है। धारा 2 का 1 किसको बोल रहा है, टोनही की परिभाषा है। किसकी परिभाषा है, टोनही कि टोनही किसे कहा गया है। धारा 2 का 2 किससे परिभाषा है, पहचानकर्ता की, पहचानकर्ता या जो पहचानता है, ठीक है, मैं बात करूँगा। धारा 2 का 3 परिभाषा जो दिया गया है उसमें क्या है, ओझा के लिए परिभाषा है। धारा 2 का 4, ठीक है, इसमें क्या है भाई, 2 का 4 में हानि और संहिता। एक है आपका हानि, किस प्रकार की हानि हो सकती है और ये कहाँ से जुड़ा हो, किस संहिता से, ठीक है। तो ये परिभाषा, परिभाषाओं में क्या क्या दिया है कि भाई, ठीक है, ये बिल्कुल याद रखेंगे, कम से कम ऊपर का ये 3 याद रखेंगे, 2 का 1, 2 का 2, 2 का 3, ठीक है। ये 3 परिभाषा याद रखेंगे, धारा 2 में दिया गया है। चलिए अब इसमें टोनही जो शब्द है वो किसको कहा गया है, ठीक है। टोनही जो शब्द है वो किसको कहा गया है, तो याद रखिए, देखिए इसमें लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, पढ़िए। टोनही से अभिप्रेत है व्यक्ति जिसे किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तित्व द्वारा प्रदर्शित किया जाए कि वह किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तित्व अथवा समाज अथवा पशु अथवा जीवित वस्तुओं को काला जादू, बुरी नज़र या किसी रीति के माध्यम से हानि पहुंचाएगा अथवा हानि पहुंचाने की शक्ति रखता है अथवा इस तरह हानि पहुंचाने का आशय रखता है, चाहे वो डायन, टोनहा अथवा किसी अन्य के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब है कोई माध्यम, और माध्यम क्या हो सकता है, ठीक है, काला जादू करना, ठीक है। तो वह व्यक्ति, हम बोल सकते हैं वह व्यक्ति जो क्या करता है, काला जादू करता है, काला जादू के माध्यम से, ठीक है, किसी को नुकसान पहुंचाता है, किसी को क्या करता है, किसी को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, टोनही कहते हैं, ठीक है। ये कहा गया, किस में कहा गया है भाई, ये कहा गया है धारा नंबर 2 का 1 में, कि वह व्यक्ति जो काला जादू करता है, ठीक है, बहुत सारे माध्यम हैं, ठीक है, और वो कहता है, ठीक है, वो नहीं कहता, कोई और कहेगा, जैसे कि पहचान करता, जैसे मैंने कह दिया, ठीक है। एक एग्जांपल से समझे कि मैंने कहा, ठीक है, मैंने कहा कि ये जो व्यक्ति है ये टोनहा है, टोनही है, डायन है, चुड़ैल है, इस नाम से हम जानते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, काला जादू करता है, और काला जादू करके, ठीक है, वो क्या करता है, लोगों को नुकसान पहुंचाता है, पशु पक्षी को नुकसान पहुंचाता है। और किस प्रकार से नुकसान पहुंचाएगा, जैसे हानि जो है उसमें हम बात करेंगे, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से प्रताड़ित करेगा, ठीक है, इसको हम कहते हैं टोनही। लेकिन देखिए ये कौन कहेगा, ये खुद नहीं कह रहा है, ये कोई पहचान करता होगी। जैसे मैंने क्या कहा कि भाई इन्होंने ऐसा सा, ये जो व्यक्ति है ये ऐसा सा कर रहा है, काला जादू करता है, तो ये मैं क्या हूँ, पहचान करता हूँ। तो पहचान करता के
कौन कहलाता है? कि वह व्यक्ति जो टोन्ही को पहचानता है उसको हम क्या कहते हैं? पहचान करता है। कि वो कहता है कि वो आशंका जताता है कि भाई ये व्यक्ति टोन्ही है और ये इस प्रकार से कांड कर सकता है, इस प्रकार से जो है ये काला जादू करता है। ठीक है, तो जो पहचान करता होंगे वो कौन होंगे? वह व्यक्ति जो पहचानता हो। तो वह व्यक्ति जो इसकी आशंका जताए, इसकी होने की, किसकी होने की? टोन्ही होने की आशंका जताए, आशंका जताए, तो वो क्या कहलाता है? वो पहचान करता है। तो एक व्यक्ति, किसी ने पहचाना कि भाई ये टोन्ही या टोन है, डायन है, चुड़ैल है, तो वो क्या कहलाएगा? पहचान करता कहलाएगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं दूसरे में परिभाषित क्या किया है? पहचान करता को। ठीक है, तो ये कौन सा है? धारा 2 का 2 है। ठीक है, ये लिखा है साफ साफ धारा 2 का 2। तो इससे विपरीत वह व्यक्ति है जो किसी व्यक्ति को टोन्ही के रूप में उपप्रदर्शित करता है या अन्य व्यक्ति उपप्रदर्शित करने के लिए प्रेरित करता है, या अपने कार्य, शब्दों, भाव, भूमिका या व्यवहार से प्रदर्शित करने में मदद करता है, या जानबूझकर ऐसा कोई कार्य करता है जिससे ये पहचान के आधार पर उस व्यक्ति को क्षति पहुँचे अथवा क्षति पहुँचाने की आशंका हो अथवा उनकी सुरक्षा सम्मान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। कहने का मतलब यहाँ साफ साफ ये है कि वह व्यक्ति पहचान करता है, ठीक है, या पहचान करने का नाटक करता है। कि जैसे कि होता है ना गांव वगैरह में कि भाई जो है इनको मैं किस प्रकार से नुकसान पहुंचाऊं, तो उसको मैं बोल दूंगा टोन्ही या टोन्हा बोल दूंगा। ठीक है, तो सभी आसपास के जो मोहल्ले हैं और आसपास के लोग हैं, ठीक है, वो इनको जो है प्रताड़ित करें, किसी माध्यम से प्रताड़ित करें, शारीरिक मानसिक प्रताड़ित करें, तो वो कुछ उनकी अलग दृष्टि होती है। ठीक है, तो इसी कारण से वो पहचानता है कि मैंने ये देखा, ये करते हुए, काला जादू करते हुए ये देखा है। ठीक है, इसको रात में ये करते हुए देखा है, वो करते हुए देखा, वगैरह वगैरह बोलकर ये क्या कहता है? पहचानता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं पहचान करता। तीसरा जो रहता है जिसको हम कहते हैं ओझा। ओझा इसे अगर छत्तीसगढ़ी में बोल जाए उसको हम बोल सकते हैं बैगा। ठीक है, ओझा बैगा का मतलब ये उस प्रकार का बैगा नहीं जो जड़ी बूटी देने वाला, वो अलग टाइप का बैगा। मैं बैगा का मतलब यहाँ बोल रहा हूँ कि ऐसे ओझा या ऐसे बैगा जो ये दावा करते हैं कि मैं कुछ रीति रिवाज करूँगा। ठीक है, कुछ रीति रिवाज करूँगा और उसके अंदर कोई व्यक्ति है, उसके अंदर टोन्ही है, भूतनी है, चुड़ैल है, कोई साया है, ठीक है, टोन्हा है, ये सारी चीज़ें को मैं निकाल भगाऊंगा। ठीक है, उसको, ठीक है, ख़त्म कर दूंगा, ऐसा वो दावा करता है, तो उसको हम कहते हैं ओझा। ठीक है, मैंने क्या कहा? ओझा या बैगा वो ये दावा करता है कि भाई इसके अंदर जो टोन्ही है उसको मैं निकाल दूंगा। ठीक है, ये दावा करता है। चलिए, कहने का मतलब है झाड़ फूंक। ठीक है, झाड़ फूंक अथवा अन्य माध्यम से झाड़ फूंक अथवा अन्य माध्यम से उपचार, ट्रीटमेंट, उपचार करने का क्या करता है? दावा करता है। ऐसे जो व्यक्ति क्या करता है, जो बैगा होते हैं, जो ओझा होते हैं, वो झाड़ फूंक अथवा अन्य माध्यम से उपचार करने का दावा करता है, उसको हम कहते हैं ओझा। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं ओझा किसे कहते हैं, चाहे वह किसी भी अन्य नाम से जाना जाता हो, जैसे कि मैंने बोल दिया ना, किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसको कई जगह इसको बैगा कहते हैं। ठीक, किसको कई जगह इसको बाबा कह देते हैं, तो उस प्रकार से अन्य नामों से ये भी जाना जा सकता है। वह व्यक्ति यह दावा करता है कि मैं झाड़ फूंक, ठीक है, तंत्र मंत्र विद्या, ठीक है, अनुष्ठान आदि साधनों से
कई साधन हो सकते हैं, झाड़ फूक हो सकते हैं, टोना टोटका, तंत्र मंत्र विद्या, ठीक है, आदि साधनों से टोनही द्वारा प्रभावित किए गए व्यक्ति या पशु जीवित को नियंत्रित करता है, ठीक, कंट्रोल करता है, उपचार करता है, ट्रीटमेंट करता है उसको, ठीक है, उसको शक्तिहीन करने की क्षमता रखता है, ठीक है। तो नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है, ट्रीटमेंट करता है, उपचार करता है, शक्तिहीन करने की क्षमता रखता है। ऐसे वो दावा करता है कि भाई ये जो इसके ऊपर जो भूतनी है, इसके ऊपर जो टोनही है, साया है या ये है, ठीक है, उसको मैं कंट्रोल कर दूंगा या इसको उपचार कर दूंगा, नियंत्रण कर दूंगा, ठीक है। ऐसे व्यक्ति जो दावा करता है। और माध्यम क्या होंगे? अन्य मत, झाड़ फूंक देखते हों, ठीक है, आप कहीं वीडियो वगैरह में या कहीं देखते होंगे, फिर उसको जो है डंडे से पीट रहे हैं, बाल को ऐसे हटक रहे हैं, ठीक है, उसको थप्पड़ मार रहे हैं, ठीक है, फूंक झाड़ कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे माध्यम हैं। या कोई अग्नि में कुछ प्रज्वलित कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अग्नि में दाह कर रहे हैं कुछ भी चीज़, तो ऐसे आप देखे होंगे, तो इसको हम कहते हैं ओझा, तांत्रिक बोल सकते हैं इसको। एक और वर्ड है जिसको हिंदी में बोल सकते हैं, इसको ओझा बोल सकते हैं, बैगा बोल सकते हैं, या इसको हम कैसे बोल सकते हैं, या इसको तांत्रिक भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्या बोल सकते हैं? तांत्रिक भी बोल सकते हैं, तांत्रिक बाबा बोलते हैं ना कि भाई तांत्रिक बाबा ये इसकी जो है भूतनी को निकाल देगा, हटा देगा, ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? तांत्रिक बोल सकते हैं, ओझा बोल सकते हैं, बैगा बोल सकते हैं, विभिन्न नामों से ये जाना जाता है, जो झाड़ फूंक के माध्यम से या अन्य माध्यम से उपचार करने का दावा करता है, ठीक है। चलिए, तीसरी बातें, परिभाषा हानि का दिया है, और हानि किस प्रकार की हानि हो सकती है, ठीक है, हानि हो सकती है एक तो मानसिक एवं शारीरिक हो सकती है। शारीरिक हानि किस प्रकार से हो सकती है? भाई मानसिक एवं शारीरिक रूप से उसको प्रताड़ित किया जाए। मानसिक रूप से कहने का मतलब कैसे, ठीक है, तो चार लोग बातें कर रहे हैं, आसपास के पड़ोस बातें कर रहे हैं, भाई ये टोनी है, इसके पास नहीं जाना, बच्चे को नहीं छोड़ना, ठीक है, इनके आसपास नज़र नहीं आना, इनसे हम कुछ लेंगे देंगे नहीं, ठीक है, इनके घर का कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, ठीक है, ये क्या होते हैं? ये मानसिक प्रताड़ना। और वो सुन सुनकर कोई व्यक्ति है जो उसको ये बोला है कि वो टोनी है, वो सुनकर उसको जो है एक प्रकार से क्या हो जाता है? मानसिक प्रताड़ित हो जाता है, ठीक है, कि भाई मुझे यही बोला जा रहा है या बोले जा रहे हैं। दूसरा शारीरिक प्रताड़ना, ऐसा आपने देखोगे कि टोनी है कि इसको जो है बांध के मार दिया जाता है, ठीक है, कई आपने न्यूज़ सुने होंगे। टोनी के शक में एक तो पूरी तरह से हत्या भी हो जाती है, या टोनी के शक में उसको प्रताड़ित किया जाता है शारीरिक रूप से, ठीक है, गांव के या आसपास के लोग या कहीं की जो है लोग उसको बांध के पीटते हैं, मारते हैं, ठीक है, तुम पर टोनी का साया है, तुम टोनी हो, वगैरह वगैरह करके। तो ये क्या होते हैं? शारीरिक प्रताड़ना और मानसिक प्रताड़ना, ठीक है। तो ये हानि में क्या कहा गया है कि हानि में शामिल है शारीरिक प्रताड़ना, मानसिक प्रताड़ना, आर्थिक नुकसान और प्रतिष्ठा। आर्थिक नुकसान कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर आर्थिक नुकसान कहने का मतलब ये है कि भाई उनको कोई, देखिए ऐसा होता है कि जब वो प्रताड़ित होती है, जैसे शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से प्रताड़ित हो गई, या उन पर एक शक डाला जाता है, संशय हो जाती है, शंका डाला जाता है कि टोनी है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है एक तो शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाती है, दूसरी बात है उसको कहीं काम धंधा नहीं मिलता, ठीक है, काम धंधा नहीं मिलता। आसपास के लोग जो है जहाँ काम धंधा करते हैं, वो अगर वो जान जाए कि इसको टोनी का साया है या फिर ऐसा ही इस पर आशंका जता रही है, तो काम देना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे में आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है, आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है, ठीक है। प्रतिष्ठा, मान जो प्रतिष्ठा समाज में बनी है वो भी खो देते हैं। तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, मान प्रतिष्ठा, ठीक है, ये सारे नुकसान जो है उठाना पड़ता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक रूप से क्या होता है? ये प्रताड़ित होते हैं। और ये हानि की परिभाषा दी गई है धारा नंबर 2 के 4 में।
और धारा नंबर 2 के 5 में क्या कहा गया भाई, 2 के 5 में, ठीक है, उस संहिता को बताया गया है, ठीक है, कि दंड प्रक्रिया संहिता, और इसके अनुसार उसको दंड मिलेगा, ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता। चलिए, ठीक है, क्लियर है बातें। तो देखिए यहाँ पर धारा 2 में परिभाषा बताई गई है सॉरी, धारा 2 में परिभाषा बताई गई है और यहाँ पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना अधिनियम के अनुसार धारा 2 में परिभाषित की गई है या परिभाषित नहीं की गई है, ठीक है। तो याद रखिए, टोनी को परिभाषित की गई है, पहचानकर्ता को परिभाषित की गई है, ओझा को परिभाषित की गई है, हानि को परिभाषित की गई है और वो दंड संहिता को परिभाषित की गई है। तो कितने परिभाषा है, ठीक है, 5 परिभाषा है परिभाषाएं में, तो ये आप याद रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं चलिए एक एक करके बात करते हैं, 2-3 में ज़्यादा खास नहीं है, चौथे की बात करते हैं। देखिए, चौथा इम्पोर्टेंट है, 5वां इम्पोर्टेंट है, आपका 6ठा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, फिर 7वां 8वां इधर हम देखेंगे। चलिए, चौथा, 5वां और 6वां। चलिए, चौथा, 5वां, 6वां किस लिए है, ठीक है, चौथा, 5वां, 6वां दंड है, और चौथा, 5वां, 6वां किसके लिए दंड है भाई, ठीक है, किसके लिए दंड का प्रावधान है, और 7वां भी, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां चारों जो है, चारों धारा दंड का प्रावधान है, ठीक है। अगर मैं इसको इस प्रकार से बोलूं, इस प्रकार से लिखूं, दंड का प्रावधान, और दंड का प्रावधान धारा नंबर 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8 ये जो है 5 हैं, पांचों के पांचों में क्या है, दंड का प्रावधान है, ठीक है। चलिए, और एक एक करके हम बातें करते हैं इसमें क्या क्या दंड है। धारा नंबर 4 किसके लिए दंड है भाई, धारा नंबर 4 किसके लिए दंड है, ठीक है, जो पहचान करता है उसके लिए दंड है, पहचान करता है, या हम ऐसे लिख सकते हैं, पहचानकर्ता के लिए दंड का प्रावधान है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, पहचानकर्ता के लिए दंड का प्रावधान, ठीक है। तो देख सकते हैं कि वो व्यक्ति जो पहचान करता है, इसमें जो परिभाषा दिया गया है किसकी, पहचानकर्ता की। सबसे पहले हमने परिभाषा पढ़े, तो परिभाषा में 2 सेकेंड, धारा 2 का सेकेंड, इसमें पहचानकर्ता की बात कही गई है, और यदि वो पहचान करता है, ठीक है, तो पहचानकर्ता के लिए दंड है। और कितनी दंड है भाई, कितनी दंड है, याद रखेंगे, दंड के प्रावधान में, ठीक है, अधिकतम कठोर कारावास, ठीक है, याद रखेंगे, कठोर कारावास कितने, 3 वर्ष का, एवं याद रखेंगे जुर्माना, ठीक है, जुर्माना, ठीक है, कितना होगा भाई,
जो याद रखेंगे, जो मजिस्ट्रेट, ठीक है, मजिस्ट्रेट की मर्जी पर डिपेंड करता है। मजिस्ट्रेट, ठीक है, तय करता है, तय करता है, ठीक है। चलिए एक बार फिर से रिपीट करता हूं, मैंने क्या कहा कि दंड का प्रावधान है धारा नंबर 4 में, ठीक है। और धारा नंबर 4 क्या बोलता है कि पहचानकर्ता के लिए दंड है। और पहचानकर्ता कौन होंगे? जिससे मैंने क्या किया, मैंने बोल दिया कि भाई ये टोनी है, ठीक है। क्या मैंने बोल दिया, हालांकि मैं बोल नहीं रहा हूँ भाई, पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैंने बोल दिया कि वो टोनी है, टोन्हा है, चुड़ैल है, भूतनी है, वगैरह वगैरह दुनिया भर का मैंने बोल दिया। मैं पहचान करता हूँ तो मुझे दंड मिलेगा, ठीक है, मुझे दंड मिलेगा। और दंड कितना मिलेगा? एक तो कठोर कारावास होगी, ठीक है, एक तो क्या होगा भाई, कठोर कारावास होगा, और दूसरा क्या होगा, जुर्माना होगा, ठीक है। और देखिए जुर्माना मजिस्ट्रेट तय करेगा, और मजिस्ट्रेट किस आधार पर तय करेगा, ठीक है, मजिस्ट्रेट किस आधार पर तय करेगा? आधार होगा धारा नंबर 12, धारा नंबर 12। मैं इसको अभी यही पढ़ा देता हूँ, धारा नंबर 12 को मैं पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि धारा नंबर 12 जो है, जितना भी आप ये दंड का प्रावधान देखेंगे उसमें कठोर कारावास तो होगा ही, साथ ही साथ जुर्माना भी भोगना पड़ेगा। और जुर्माना डिसाइड करेगा मजिस्ट्रेट, और मजिस्ट्रेट किस आधार पर डिसाइड करेगा, ठीक है, कि भाई उनको जो प्रताड़ना मिला है, जो शारीरिक प्रताड़ना हुई है, जो मानसिक प्रताड़ना हुई है, ठीक है, तो भाई शारीरिक प्रताड़ना हुई, मानसिक प्रताड़ना हुई, तो इससे क्या है, उसका जॉब भी छूट गया, जहीं भी काम कर रहे हैं उसको शारीरिक प्रताड़ना हुई तो मिल नहीं रहा है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि भाई ये जो हम बोल देते हैं कि पहचान करता है, शारीरिक प्रताड़ना हुई, मानसिक प्रताड़ना हुई, तो भाई उसके लिए जो ट्रीटमेंट होगा, जो हॉस्पिटल में या कहीं भी ट्रीटमेंट होगा, ठीक है, तो हॉस्पिटल में या कहीं ट्रीटमेंट होगा तो वो उपचार के लिए, ट्रीटमेंट के लिए जितना पैसा उनके घर वाले ने खर्च किया है, ठीक है, शारीरिक प्रताड़ना हुई, मानसिक प्रताड़ना हुई, ट्रीटमेंट के लिए खर्च किया हुआ है, आर्थिक नुकसान उनका हुआ है, उन सब की भरपाई को सोच समझ कर ये मजिस्ट्रेट तय करेगा कि उन पर कितना जुर्माना लगाया जाए, ठीक है। और यही क्या कहता है, धारा नंबर क्या करता है, 12 कहता है, ठीक है। और धारा नंबर 12 क्या कहता है भाई, ठीक है, धारा नंबर 12 क्या कहता है कि याद रखेंगे, धारा आप जो देखेंगे 4 और 5 और 6 के अंतर्गत किसको बताया गया है, जुर्माना को बताया गया है। और जुर्माना का, इस जुर्माना का आधार क्या माना है, इस जुर्माना का आधार क्या होगा, आधार एक तो शारीरिक, एक तो उपचार, ठीक, पर किया गया खर्च, उपचार पर किया गया खर्च, ठीक है, मानसिक, जो शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक प्रताड़ना, आर्थिक हानि की क्षतिपूर्ति के आधार पर, आर्थिक हानि की क्षतिपूर्ति के आधार पर, ठीक है, उनको क्या किया गया जाएगा, उन पर जुर्माना लगाया जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि धारा नंबर 12 ही पहले दिखा देता हूँ, धारा नंबर 12, चलिए ये है धारा नंबर 12। और धारा नंबर ये 12 क्या बोल रहा है भाई, धारा 12 क्या बोल रहा है कि धारा 4, 5, 6 के अंतर्गत जहाँ जुर्माने का दंड अभिरोपित किया जाएगा, वो न्यायालय जुर्माने की राशि के निर्धारण करता है। और निर्धारण में क्या करता है कि उस व्यक्ति जिसको हमने टोनही कहा है, भूतनी कहा है, चुड़ैल कहा है, उनके उपचार पर कितना खर्च आया है, कितना व्यय हुआ है, पीड़ित को हुई शारीरिक नुकसान, मानसिक नुकसान
ठीक है, कि भरपाई के लिए, ठीक है, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए कितना दंड लगाना है, ये क्या होगा, ये दिखा है। जुर्माने की निर्धारण में विषयों का विचारण किया जाना, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या कह दिया, इसलिए मैंने धारा 12 को पहले ही बता दिया, ठीक है, कि भाई जो जुर्माना होगा वो इन्हीं के आधार पर होगा, धारा 12 के आधार पर, जो न्यायालय तय करेगी। और तय करने का आधार क्या होगा, उसके उपचार में कितना खर्चा हुआ है, मेडिकल ट्रीटमेंट में कितना हुआ है, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक जो क्षति पहुंची है उसके भरपाई के लिए, ठीक है, वो सबको इकट्ठा करके, ठीक है, ये न्यायालय डिसाइड करेगी कि जो व्यक्ति है जो पहचान करता है, ठीक है, इन्होंने पहचाना है और ऐसी ऐसी इन पर जो है समस्या गुजरी है, उन सबको तोल मोल के, उस सबको जोड़ ताड़ के, ठीक है, क्या करेगा, जुर्माना तय करेगा, ठीक है। तो याद रखिए, पहचानकर्ता के लिए कठोर कारावास 3 वर्ष और जुर्माना मजिस्ट्रेट तय करेगा। और तय कैसे करेंगे, धारा 12 के आधार पर, और आधार क्या होंगे वो अब जानते हैं, ठीक है। क्लियर है बातें पूरी तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 4 के बाद इसको याद रखिए, ये सभी में यूज़ होगा, 4, 5, 6, ठीक है, सभी में यूज होगा। 4 में होगा, 5 में होगा, 6 में होगा, 7 में होगा, 8 में होगा, ठीक है, 7 में होगा। तो यहाँ तक हम बात करेंगे। धारा 4 के बाद धारा नंबर 5, धारा 5। अब धारा 5 क्या बोलता है भाई, किसके लिए दंड होगा। एक तो पहचानकर्ता था, और पहचानकर्ता की परिभाषा किसमें दिया गया है, धारा नंबर 2 का जो है किसमें, सेकंड में दिया गया है, पहचानकर्ता। अब बात करते हैं किसके लिए दंड है, टोनही प्रताड़ना के लिए दंड, टोनही प्रताड़ना के लिए दंड, के लिए क्या है, दंड है। के लिए दंड, प्रताड़ना। और कैसी प्रताड़ना, जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि शारीरिक रूप से, मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक नुकसान, एवं क्या है, आर्थिक नुकसान, मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना और मानसिक जो नुकसान, ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए, अब इसके लिए अगर कोई व्यक्ति जैसे प्रताड़ित करता है, जैसे मैं अगर किसी को प्रताड़ित करूं, ठीक है, कि मैं बोलता हूं भाई ये टोनी है, इसके घर नहीं जाएंगे, ठीक है, इनके हाथों का कुछ खाएंगे नहीं, ठीक है, यहाँ हम बच्चों को यहाँ पर हम छोड़ेंगे नहीं, इस प्रकार की बातें अगर मैं करता हूँ, यदि मैं इसको ठीक है मारपीट करता हूँ, ठीक है, कि भाई तुम ऐसे ऐसे काम करती हो, इस प्रकार से मारपीट करता हूँ, ठीक है, समाज के लोग मारपीट करते हैं, उनको ताना देते हैं, तो ये क्या कहलाता है, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना। उनको काम धाम नहीं मिलता, ठीक है, आर्थिक नुकसान उनको झेलना पड़ता है। तो ऐसे अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, जैसे मैं कर रहा हूँ, तो मुझे होगा कारावास, ठीक है। और कितना होगा भाई, उसके लिए याद रखिए कठोर कारावास का प्रावधान है, कठोर कारावास, कठोर कारावास का प्रावधान है। और कठोर कारावास कितनी होगी भाई, 5 वर्ष की होगी, ठीक है, कठोर कारावास कितनी होगी, 5 वर्ष की होगी। और जुर्माने की राशि भी अदा की जाएगी, जुर्माने की राशि भी अदा की जाएगी। और जुर्माना क्या होगा, धारा 12 के आधार पर, ठीक है, जुर्माना क्या होगा भाई, धारा 12 के आधार पर। और धारा 12 को इसलिए मैं पहले ही बता दिया कि धारा 12 क्या कहता है, ठीक है, पूरा कंडीशंस देख के वो क्या करेगा, वो जो जितना पैसा जुर्माना वो धारा 12 के अनुसार न्यायालय तय करेगी, ठीक है। तो बस वही है भाई, चलिए वही है। जैसे कि हम देखें 4 के बाद 5वां क्या है, कोई व्यक्ति अगर टोनही के रूप में पहचान किए व्यक्ति को, ठीक है, जैसे मैंने टोनही के पहचान कर दिया और कोई व्यक्ति उसको प्रताड़ना कर रहा है, तो शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, उसके लिए कठोर कारावास की जो अवधि होगी
वो कितनी होगी भाई, जैसे कि मैंने कहा 5 वर्ष की होगी, ठीक है। और जुर्माने की राशि से भी दंडित किया जाएगा। और जुर्माना कितना होगा, फिर वही बात है, धारा 12 के आधार पर न्यायालय तय करेगी, वो सब चीज़ देखने के बाद, ट्रेन वगैरह देखने के बाद, ठीक है। तो बस यही चीज़ है। अब नेक्स्ट चलते हैं, धारा 5 के बाद हम पढ़ते हैं धारा नंबर 6। धारा 6 का क्या बोलना है कि टोनही प्रताड़ना हो रहे हैं तो फिर जो ओझा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओझा के नाम से जानते हैं, ठीक है, या जिसे बैगा के नाम से जानते हैं, या जिसे तांत्रिक के नाम से जानते हैं, ठीक है, तांत्रिक के नाम से जानते हैं, ठीक है, बाबा के नाम से जानते हैं, अन्य नाम से हम क्या करते हैं, जिसको हम जानते हैं, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए दंड है। और इसकी परिभाषा पहले दी चुकी है, ये तीनों है, पहचानकर्ता की परिभाषा, टोनही प्रताड़ना के लिए परिभाषा, ओझा के लिए परिभाषा, ये सब की परिभाषा पहले दे चुकी है, ठीक है, धारा 12 में। और उनके आधार पर वो व्यक्ति ऐसे ऐसे कार्य करता है तो उनके लिए दंड है। तो ओझा, बैगा, तांत्रिक या बाबा, जिसको मैंने कहा कि वो ये दावा करता है कि मैं तंत्र मंत्र विद्या झाड़ फूंक, ठीक है, तंत्र मंत्र विद्या झाड़ फूंक ताबीज आदि जो कर्मकांड है, आदि माध्यम है, उस माध्यम के द्वारा इनके ऊपर जो साया है, टोनही है, चुड़ैल है या टोनही है, उसको मैं उतार दूंगा, ठीक है, इसको फूंक झाड़ करूंगा, इसका उपचार करूंगा, ऐसा वो ओझा दावा करता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, ओझा कहते थे। धारा नंबर 12 का 3 में कहा गया है। और इसी ओझा को जो इस प्रकार की दावा करता है, ठीक है, तो ऐसी ओझा के लिए भी क्या है, दंड का प्रावधान है, ठीक है। तो बाबा आदि के लिए क्या है, दंड का प्रावधान है, दंड का प्रावधान है। और दंड कितना मिलेगा भाई, दंड कितना मिलेगा, तो याद रखिए दंड होगा इसको भी कठोर कारावास, जो कि कितनी रहेगी, 5 वर्ष, एवं साथ ही साथ और दोनों रहेंगे भाई, एवं जुर्माना की राशि कितनी अदा की जाएगी, तो आप जानते हैं, फिर से वही बात आती है, धारा 12 के आधार पर जुर्माना की राशि कैसे तय होगी, धारा 12 के आधार पर जो मजिस्ट्रेट है, जो न्यायालय है, वो क्या करेगा, वो तय करेगा, ठीक है, किसके आधार पर, धारा 12 के आधार पर। चलिए क्लियर है बातें, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, वही बात की गई मैं, ठीक है। छठा, ठीक है, टोनही के लिए दंड का प्रावधान, ठीक है, टोनही के लिए जो है दंड का प्रावधान। अब हाँ, ये इधर का उधर दे दिया है, जो भी है, ठीक है, ये ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, धारा नंबर 7, 6 हो गया है, 6 हो गया है, ये ओझा के लिए है, किसके लिए है, ओझा के लिए है। इसके बाद 7, ये 7, चलिए, टोनही होने का दावा करने के लिए दंड, ठीक है, टोनही होने का दावा करने के लिए दंड। तो याद रखिए धारा नंबर 7 क्या बोल रहे हैं भाई कि टोनही होने का दावा करने वाले को दंड का प्रावधान, ठीक है। अब इससे क्या समझते हैं, इसका मतलब क्या है कि देखिए
ना मैं कह रहा हूँ, ना कोई और कह रहा है, ना कोई समाज कह रहा है, ठीक, कोई कुछ नहीं कह रहा है उसको, जो व्यक्ति है, ठीक है, उसको कोई कुछ नहीं कह रहा है और वो खुद दावा कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, खुद दावा कर रहा है कि मैं टोनही हूँ, टोनहा हूँ, चुड़ैल हूँ, भूत हूँ मेरे पर है, ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अपनी जादुई शक्ति से, अगर मैं टोनही हूँ, टोनहा हूँ, तो जादुई शक्ति से मैं किसी को अपने वश में कर सकता हूँ, किसी को हानि पहुँचा सकता हूँ, पशु पक्षी को कंट्रोल कर सकता हूँ, पशु पक्षी को हानि पहुँचा सकता हूँ, ठीक है, किसी की तबीयत खराब कर सकता हूँ, हानि पहुँचा सकता हूँ, मानसिक रूप से उसको जो है कष्ट पहुँचा सकता हूँ, शारीरिक रूप से कष्ट पहुँचा सकता हूँ। अगर कोई व्यक्ति खुद दावा करता है, क्या करता है, कोई व्यक्ति खुद दावा करता है कि मैं टोनही हूँ, तो उसके लिए भी दंड का प्रावधान है। कोई बोल नहीं रहा है, कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है, वो खुद अपने आप को बोल रहा है कि मैं टोनी हूँ और मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, ठीक है, कंट्रोल कर सकती हूँ, कोई नुकसान पहुँचा सकती हूँ या कर सकता हूँ, क्षति पहुँचा सकता हूँ या, ठीक है, पहुँचा सकती हूँ, ये कहता है, तो वो इसके लिए भी क्या है, दंड का प्रावधान है, ठीक है। और दंड का प्रावधान यहाँ पर क्या है भाई, फिर वही बातें होंगी कि कठोर से कठोर कारावास, कठोर से कठोर कारावास होंगे और वो जो होगा वो इसके लिए होगा, खुद दावा करता है उसके लिए 1 वर्ष का होगा एवं जुर्माने की जो राशि होगी, फिर से वही बात मैं करूँगा, जुर्माने की राशि धारा 12 के आधार पर तय होगी, धारा 12 के आधार पर। तो इसीलिए मैंने पहले ही धारा 12 को बता दिया कि आधार पर तय की जाएगी और तय मजिस्ट्रेट करेगा, न्यायालय करेगा, ठीक है, धारा 12 के आधार पर तय की जाएगी और न्यायालय करेगा, मजिस्ट्रेट करेगा, ठीक है। अब उसी के साथ इसको भी हम देख लेते हैं, धारा नंबर 8, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। धारा नंबर 7 क्या बोल रहा है, यदि कोई व्यक्ति दावा करता है कि वो काला जादू करता है, वो बुरी नज़र, ठीक है, अन्य रीति किसी व्यक्ति को, पशु या जीवित जो व्यक्ति को हानि पहुंचा सकता है, क्षति पहुंचा सकता है, ठीक है, ऐसे प्रचित करता है, तो लोक प्रशांति भंग करने का प्रयास करता है, तो ऐसे व्यक्ति को कठोर कारावास कितनी होगी भाई, 1 वर्ष की सजा होगी, कठोर कारावास, ठीक है, जो मैं अभी ये बताया, ठीक है। अब देखिए धारा 8 क्या बोलता है कि यहाँ पर देख सकते हैं, धारा 8 बोलते हैं अपराध करने के प्रयास हेतु दंड, क्या है, याद रखें, अपराध करने के प्रयास हेतु दंड का प्रावधान है, दंड का प्रावधान। अब यहाँ पर क्या समझते हैं आप, अपराध करने की प्रयास, देखिए अभी अपराध हुआ नहीं है, जो पहचान करता तो पहचान लिया, जो प्रताड़ित करता प्रताड़ित कर लिया, जो ओझा है, ठीक है, वो झाड़ फूंक के माध्यम से उपचार कर लिया, ठीक है, और किसी ने दावा कर लिया, वो अलग बात है, चारों मैटर अलग है। ये 5वां मैटर, अपराध करने का प्रयास, अपराध हुआ नहीं है, अभी प्रयास कर रहा है कि भाई मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ठीक है, वो प्रयास कर रहे हैं कि भाई मैं ये, और प्रयास किस प्रकार की प्रयास, कि पहचानकर्ता बनने की प्रयास, किस प्रकार का प्रयास, पहचानकर्ता बनने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, वो प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहे हैं कि वो टोनी है, ठीक है, अभी हुआ नहीं ना, प्रयास कर रहा है, ठीक है, कोशिश कर रहा है, ओझा होने का प्रयास कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति ओझा होने का प्रयास कर रहा है, होने का क्या है, प्रयास कर रहे हैं, प्रयासों में क्या क्या प्रयास जुड़ा है, जो आप जो देखे हैं, जो परिभाषा में देखे हैं, ठीक है, परिभाषा में तो पहचानकर्ता बनने या होने का प्रयास कर रहे हैं, प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहे हैं, ओझा होने का प्रयास कर रहे हैं या ओझा बनने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी क्या है, अपराध की जो है वो सजा है। तो देखिए कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दंडित होगा, कारित
प्रयास करेगा, कोई भी चीज़ प्रयास करेगा, ऐसे अपराध कारित होने के कारण बने और प्रयास में अपराध कारित की दिशा में कोई कार्य करेगा, उसे अपराध के लिए वही दंड दिया जाएगा जो पहले व्यक्ति को दिया जाता है। ठीक है, वही दंड दिया जाएगा। कहने का मतलब इसके लिए दंड का प्रावधान क्या है? वही है जो, ठीक है, करने के लिए दंड है। ठीक है, करने के लिए क्या है? दंड है। जो किया जा रहा है, ठीक है, उसके लिए जो दंड है वो प्रयास करने के लिए भी दंड है, वही दंड है। ठीक है, चलिए तो याद रखेंगे। तो धारा 8 यही बोल रहे हैं। तो जैसे कि मैंने कहा ना कि भाई इसके लिए दंड का प्रावधान किस में है? धारा नंबर 4 में है, धारा नंबर 5 में है, 6 में है, 7 में है, 8 में है। ठीक है, तो 4, 5, 6, 7, 8, 4 से 8 तक दंड का प्रावधान है। तो ये चीज़ें याद रखिए। तो आपको तो पता चल गया होगा, आप याद कर सकते हैं। ठीक है, धारा नंबर 1 आपको याद हो गया होगा। 1 और 2 सबको याद हो जाता है, क्योंकि 1 में हमेशा संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ होंगे। 2 में आपका जो है परिभाषा होंगे। धारा नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 4 तो पहचानकर्ता के लिए है। ठीक है, पहचानकर्ता के लिए दंड है। 5 तो प्रताड़ित करने के लिए दंड है। 6 जो है ओझा के लिए दंड है। 7 जो है वो खुद दावा करता है कि मैं टोनी हूँ, उसके लिए दंड है। और 8 उसके प्रयास के लिए दंड है कि वो ओझा बनने की प्रयास कर रहा है, पहचानकर्ता होने के प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, या प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहा है, उसके लिए दंड है। तो 4, 5, 6, 7, 8 हो गया आपका, 1, 2 हो गया। वो इतने याद रखिए, इतना आपका। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं, पक्का आते हैं। और खासकर दंड के प्रावधान से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, एक तो दंड का प्रावधान से क्वेश्चन आएगा और न्यायालय ने क्या क्या कहा है उसके लिए क्वेश्चन आएगा। तो ये आप थोड़ा याद रखिए, ध्यान रखिए। चलिए, ठीक है, क्लियर है, बातें क्लियर है, तो आगे चलते हैं। अब धारा नंबर कौन सा हो गया भाई? 8 हो गया। 8 के बाद देखते हैं धारा नंबर 9। धारा 9, और धारा 9 क्या है भाई? धारा 9 कुछ नहीं है, जो है मामले की संज्ञान, अपराधों का विचाराधीन। ठीक है, मामले की संज्ञान कौन लेगा? कहने का मतलब है धारा नंबर 9 क्या बोलता है? मामले की संज्ञान कौन लेगा। इसका मतलब क्या है? इसकी सुनवाई कौन करेगा। इसका मतलब क्या है? ये जो मामला है, जो प्रकरण है, ठीक है, टोनी का जो मामला है, उसकी सुनवाई कौन करेगा? तो याद रखिए, सुनवाई प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट करेंगे। ठीक है, कौन करेगा? सुनवाई की बात करें तो कहाँ जाना पड़ेगा? कोर्ट। और कोर्ट में क्या होगा? ठीक है, प्रथम श्रेणी की न्यायिक मजिस्ट्रेट। ये वर्ड याद रखिए, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट। वे लिखा ना, प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकार। ठीक है, या मजिस्ट्रेट बोल सकते हैं। ठीक है, दंडाधिकार, दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी इसका क्या करेगा भाई? ये, ठीक है, विचारण करें, कहने का मतलब सुनवाई करेगा। किसके के तहत? धारा 9 के अंतर्गत। तो याद रखिए, प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी, ये वर्ड याद रखिए। चलिए, अपराध का संज्ञेय तथा अजमानती होना। धारा नंबर 10 बहुत बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, धारा नंबर 10 भी 1 से लेकर 10 तक तो है ही। धारा नंबर 10 क्या है? अपराध का क्या होना भाई? अपराध का संज्ञेय एवं अजमानती होना। ठीक है, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक तो संज्ञेय का मतलब क्या है? संज्ञेय का मतलब क्या है? दूसरा, अजमानती का मतलब क्या है? ठीक है, अजमानती का मतलब क्या है?
थर्ड अशमनी का मतलब क्या है, अशमनी। और चौथा हम देखेंगे, ठीक है, देखिए मैंने क्या संज्ञे का मतलब है कि ऐसे जो है क्या होते हैं, जो गंभीर प्रकृति के, क्या है, गंभीर क्या है, प्रकृति के अपराध को हम क्या कहते हैं, संज्ञेय अपराध की श्रेणी में गिनते हैं। ऐसे अपराध जो है गंभीर प्रकृति के होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने कहा ना, हत्या है, बलात्कार है, ठीक है, अपहरण है, ये सारे संज्ञेय अपराध है। बाल विवाह हमने देखे थे, ठीक है, वो भी संज्ञेय और अजमानती था, ठीक है, दहेज प्रताड़ना अधिनियम देखे थे, वो भी था। तो गंभीर एवं प्रकृति की अपराध को हम कहते हैं संज्ञेय, और इसमें जमानत नहीं होगी, जमानत नहीं होती। ऐसे जो है अपराधों में क्या होती भाई, जमानत नहीं होती, बेल नहीं होता, ठीक है। तो बेल जाके आप थमा नहीं सकते, इसमें जमानत या बेल नहीं होती। अशमनी, अशमनी का मतलब होता है कि याद रखिए, एक बार केस हो जाने पर, केस हो जाने पर, ठीक है, दो पक्षों में, ठीक है, सुलह नहीं होता, सुलह नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मैंने क्या कहा, अशमनी का मतलब है कि एक बार केस दर्ज हो जाती हैं और एक बार केस दर्ज हो जाने के बाद दो पक्षों के बीच सुलह नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने किसी को कह दिया भाई ये टोनी है, ठीक है, और मैं अपराध की श्रेणी में आ गया और उन्होंने केस कर दिया मेरे ऊपर कि भाई ये जो फलाना है इन्होंने मुझे टोनी कहा है, केस दर्ज हो गया, और फिर मैं चाहता हूँ कि भाई फालतू कोर्ट कचहरी से बाहर जो है कोर्ट कचहरी से फंसने से अच्छा इनसे मैं सुलह कर लेता हूँ कि भाई मुझे माफ़ कर दीजिए, ठीक है, कि मैंने आपको ये कहा, ये प्रताड़ित किया, तो दोनों के बीच सुलह अगर वो है तो हम कर देंगे। इस प्रकार की अगर सुलह होती है तो बिल्कुल नहीं होगी। कहने का मतलब है कि एक बार केस दर्ज हो गया तो दो मिलकर या दो पक्ष मिलकर, ठीक है, सुलह नहीं कर सकते। ये न्यायालय ही तय करेगी कि उनको क्या सज़ा दी जाए। जो सज़ा का प्रावधान है, जो कारावास है, जो जुर्माना है, उसी के आधार पर वो सज़ा भोगेगा, ठीक है। तो सुलह करना है तो पहले कर दीजिए या फिर बोलिए मत। जैसे दहेज प्रताड़ना अधिनियम में हमने देखे थे, ठीक है, कि भाई दो पक्षों के बीच अगर दहेज को लेकर जो है अपराध हो गए, ठीक है, तो एक पक्ष वाला अगर केस कर दिया तो केस होने के बाद दोनों पक्ष मिलकर उसको सुलह नहीं कर सकते, ठीक है, ये कहलाता है अशमनी। और ऐसे प्रकार के जो अपराध होते हैं वैसे अपराध में बिना वारंट के गिरफ्तारी होती है, बिना वारंट के क्या होती है भाई, गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी क्या होती है, बिना वारंट के गिरफ्तारी होती है। ऐसा नहीं है कि भाई ठीक है पुलिस जाती है तो फिर बोलते हैं ना कि फिर भाई किस लिए मुझे जो है बंदी बना रहे हो या जेल भेज रहे हो या गिरफ्तार कर रहे हो, वारंट है आपके पास? तो इसमें ये नहीं पूछा जाएगा कि वारंट है आपके पास, ठीक है। एक बार किसी ने बोल दिया कि भाई ये फलाने ने मुझे टोनी कहा है या जो है टोनी से पुकारा, ये प्रताड़ित कर रहा है मुझे, बस एक बार एफआईआर दर्ज करा दीजिए, पुलिस उठा के ले जाएगी, वो पूछेगा भी नहीं कि वारंट है आपके पास है कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे अपराध जो है संज्ञेय अपराध या गंभीर श्रेणी के अपराध कहे जाते हैं। ऐसे अपराध में जमानत नहीं होती और ऐसे अपराध में एक बार एक केस दर्ज हो जाने के बाद दो पक्षों के बीच सुलह नहीं हो सकता। और ऐसे अपराध जो है बिना वारंट के, ऐसे अपराध में किसी व्यक्ति को बिना वारंट से गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है धारा 10, ठीक है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है धारा 10, याद रखिए, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और कोई इम्पोर्टेंट है
देखिए आप तो सब याद नहीं कर सकते। देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि हमें क्या पढ़ना है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। दहेज प्रताड़ना अधिनियम हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, जो है टोन्ही प्रताड़ना अधिनियम। फिर बाल श्रमिक अधिनियम पढ़ेंगे, बाल संरक्षण आयोग अधिनियम पढ़ेंगे, ठीक है। घरेलू हिंसा से संबंधित मामले के अधिनियम पढ़ेंगे, जो महिलाओं के में होने वाली घरेलू हिंसा है उससे संबंधित अधिनियम। फिर और कुछ 1 2 4 मतलब 7 से 8 नियम अधिनियम हम पढ़ेंगे, और सभी में इसी प्रकार के 10 12 15 18 जो भी हैं। जैसे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में 21 धाराएं थी, फिर दहेज प्रताड़ना में 10 धाराएं थी, फिर इसमें टोन्ही प्रताड़ना में 16 धाराएं हैं। तो सोच सकते 21 10 और 16 इतने सारे थोड़ी याद कर बैठेंगे, इतना याद ही नहीं होगा, ठीक है। और याद भी कर जाएंगे तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कहने का मतलब जो है इधर का उधर हो जाएगा। हम बोलेंगे भाई ये बाल प्रतिषेध का है कि दहेज का है कि टोन्ही का है और फिर बाल श्रमिक का है, ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि धारा इसमें ये क्या बोला गया है, ठीक है। तो ये दिक्कत है। अब तो जैसे कि दंड का प्रावधान है, दंड तो याद कर रहे होंगे आप, ठीक है। बाल विवाह के लिए अपराध के लिए दंड याद किए होंगे, ठीक है। आप दहेज प्रथा के लिए याद किए होंगे, इसके लिए करेंगे, बाल श्रमिक के करेंगे दंड, और याद करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर खिचड़ी हो जाएगी, ठीक है। किसका दंड, जो कितना दंड किसका है, ठीक है, ये समझ में ही नहीं आएगा। तो इसलिए आप क्या है, आप थोड़ा स्ट्रेटजी बनाइए, ठीक है। धारे को उतना ही पढ़िए जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी के सभी धारा हम याद नहीं कर सकते, ना कोई याद कर सकता है, ठीक है। चलिए, तो जितना हो सके वो जो इम्पोर्टेंट है वो करिए, इसलिए ठीक है। ये धारा 10 हो गया। धारा 10 के बाद हम बात करें यदि, तो 11 12 तो मैं बता चुका हूँ इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है। 11 के बाद 11 में उतना कुछ खास नहीं है, ठीक है, ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। ये कहा गया 18 वर्ष से कम आयु नहीं हो, ठीक है। चलिए, धारा 12 और धारा 13 भी देख सकते हैं, कोई वो नहीं है, ठीक है। धारा 13 क्या है, भुगतान के लिए, ठीक है। कोई ये मुआवजे का आदेश, देखिए धारा 13 क्या बोलता है मैं ये बता देता हूँ। 12 के बाद धारा 13 की ठीक है, मुआवजे का आदेश कहने का मतलब है कि उस व्यक्ति को, जो पीड़ित व्यक्ति है, ठीक है, जो पीड़ित व्यक्ति है उसके लिए न्यायालय आदेश दे सकता है कि भाई इसकी भरपाई करिए, इसकी क्षतिपूर्ति जो हुई है, ठीक है, उसकी जो हानि हुई है, उनका नुकसान हुआ है, उनकी क्षतिपूर्ति के लिए मुआवजे का आदेश दे सकता है। अब मुआवजे की जो राशि होगी, ठीक है, वो न्यायालय वसूलेगा उस व्यक्ति से जिन्होंने इसको पीड़ित किया है या जिन्होंने प्रताड़ित किया है। और किस प्रकार से मुआवजे की राशि उनको या फिर पूरी की पूरी राशि दी जाएगी या फिर आंशिक रूप से राशि दी जाएगी, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ जब कोई न्यायालय जुर्माना या दंड आरोपित करेगा तब न्यायालय निर्णय पारित करते वसूल किया गया जुर्माना, ठीक है, जुर्माना पूरा का पूरा जुर्माना जो है होगा या आंशिक रूप से जुर्माना होगा। पीड़ित को मुआवजे की भुगतान करने का आदेश कौन देगा, न्यायालय देगा, ठीक है। तो जुर्माने की राशि याद रखेंगे, जुर्माने की राशि, सॉरी मुआवजे की, जुर्माना नहीं, मुआवजे की धनराशि पूरा या आंशिक रूप से होगा। क्या होगा, आंशिक रूप से दिया जाएगा कि भाई वो ज़्यादा प्रताड़ित हुआ नहीं है और उन्हें कोर्ट केस कर दिया, तो आंशिक रूप से उसको हम देंगे, ठीक है। यदि पूरा उसको बहुत ज़्यादा मानसिक क्षति या शारीरिक क्षति पहुंची है तो उसको जो है हम जो है धनराशि दे देंगे पूरा। तो इस प्रकार से न्यायालय ये आदेश देता है कि उस पीड़ित व्यक्ति को,
ठीक है, पीड़ित व्यक्ति को क्या मिलना चाहिए, मुआवजे मिलना चाहिए, जो जुर्माने का पूरा राशि या आंशिक रूप से उनको मिलना चाहिए, ये कहा गया है। ठीक है, चलिए अब बच गया है 14, 15, 16। 14, 15, 16 में ज़्यादा कुछ खास नहीं है। जो है 14 में क्या बताया गया है कि जो अधिनियम है, ठीक है, इस अधिनियम के अंतर्गत क्षेत्राधिकार का जो है वर्णन किया गया है। जो अधिकारी होंगे, ठीक है, क्या होगा, जो अधिकारी होंगे टोनही प्रताड़ना के जो है निवारण के लिए जो अधिकारी बैठाए होंगे, उस अधिकारी के क्षेत्र के बारे में कहा गया है। ठीक है, सदपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण नियम बनाने की शक्ति। ठीक है, राज्य सरकार इस आधार पर क्या है, 16 के तहत क्या है, नियम बनाने की शक्ति। तो ये याद रख सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर कौन हो सकता है, ये हो सकता है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधान के क्रियान्वयन के लिए नियम बना सकेगी। इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाएगी। ठीक है, राज्य विधानमंडल, ठीक है, उसके समक्ष रखी जाएगी, अधिसूचना बनाएगी। ठीक है, कोई भी कानून वो राज्य सरकार बना सकती, उसके लिए कौन सा है, धारा नंबर 16। और हमारे पास इतना ही धारा है। ठीक है, हमारे पास कितनी है भाई, धारा नंबर 16 ही है। जैसे कि हम जानते हैं हमारे पास कितनी धारा है, धारा नंबर 16। ठीक है, कौन से, कितने, 16 धारा, और 16 ही धारा को हम पढ़ चुके हैं। एक तरह से 16 का 16 धारा हो चुका है भाई, कुछ भी बाकी नहीं है। तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये परिचय थोड़ा देख सकते हैं, धारा 1 में क्या लिखा है, धारा 2 में किस किस को परिभाषित किया गया है, ये याद रखेंगे। दंड का प्रावधान किस किस धारा में उल्लेखित है। ठीक है, फिर किस किस धारा में दंड, कौन सा दंड है और क्या क्या अपराध है। ठीक है, तो ये एक तो आपका 1 से लेकर जो है 10, 12, 13, ठीक है, 1 से 13 तक इम्पोर्टेंट है ही, और 16 इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आपकी मर्जी कितना याद कर सकते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए, क्लियर है बातें भाई? जब क्लियर हैं तो चलते हैं हम, और कहाँ चलेंगे, हो चुका है आपका समाप्त, क्या, टोनही प्रताड़ना अधिनियम। इस टोनही प्रताड़ना अधिनियम के बाद हम जो देखेंगे वो है बाल श्रमिक इसके बाद जो देखेंगे वो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास जो होगी वो क्या होगा, बाल श्रमिक प्रतिषेध एवं निगमन। ये निगमन और प्रतिषेध का मतलब क्या है वो हम बात करेंगे। अधिनियम कब, 1986। ठीक है, तो बाल श्रमिक प्रतिषेध एवं निगमन अधिनियम 1986 की बातें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए, ठीक है भाई, तो अलविदा कहते हैं आप लोगों से, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे, और आपका नया जो होगा वो नेक्स्ट क्लास में बाल श्रमिक। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, धन्यवाद।